चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक ना एक बार तो किसी से भूत की कहानी तो सुनी होगी। कभी अकेले बैठकर इन सभी चीजों के बारे में सोचे तो दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है कि ये चीजें असल में होती भी हैं या फिर नहीं। कभी कभी तो जिन लोगों के मुंह से ये सभी बातें सुनी होती हैं तो वो ही अक्सर झूठे दिखाई पड़ते हैं, या फिर ख्याल आता है कि भ्रम में तो कोई भी फंस सकता है और कोई जानबूझकर तो भूत प्रेतों की भ्रमित करने वाले किस्से गढ़ेगा नहीं, या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर किसी को भला क्या हासिल होगा। इन सभी चीजों को अपने दिमाग में लेकर मैं अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। मेरे मामा के घर से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक रेलवे स्टेशन पड़ता था। उस स्टेशन की भी कुछ अनसुलझी बातें थी जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब मेरे साथ साथ मेरे मामा के गांव में कुछ और लड़के भी थे जो मेरी ही तरह अपने मामा या फिर यूं कहें कि अपनी बुआ के यहाँ पर आए हुए थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मेरी उम्र तकरीबन 19 साल की थी। 19 साल की इस उम्र में जवानी का एक अलग ही जोश होता है और इस जोर शोर में हमें छोटी मोटी घटनाओं पर तो विश्वास ही नहीं होता। खैर, हम सभी दोस्त एक दिन घूमने के लिए गांव के माँ भवानी के मंदिर के पास जो ग्राउंड है उसी में गए हुए थे। जैसे हम ग्राउंड में पहुंचे तब हमें पता चला कि रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। अब गांव का बच्चा उस स्टेशन से अच्छी तरह वाकिफ था तो उस स्टेशन की तरफ जाने की हिम्मत कोई भी बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन जो लोग उस गांव के अंदर नए थे या फिर यूं कहें कि वहां पर अपने रिश्तेदारों के घर पर आए हुए थे, उनके अंदर इस चीज को लेकर कुछ भी डर नहीं था और वो सभी यही जानना चाहते थे कि आखिर उस स्टेशन पर ऐसा क्या है कि लोग उसके नाम से ही डर जाते हैं। ठंड का महीना था। ऐसे में शाम के 6 बजे के आसपास मैं अपने घर लौट कर गया था और घर जाकर जब मैंने अपने मामा से पारसराज रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा तो उनका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि किसी कारण की वजह से उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तूने? आज के बाद इस घर के अंदर उस स्टेशन का नाम भी मत लेना। अगर तूने गलती से भी उस जगह का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपने मामा को पहली बार इतने ज्यादा गुस्से में देखा था, वरना वो आज से पहले मेरे ऊपर कभी भी इस तरह भड़कते नहीं थे। बाद में किसी तरह मेरी मामी ने बीच बचाव किया और उस बात के ऊपर वहीं पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होने वाला था, पर मेरे दिमाग में तो अब इन चीजों की खटकन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे किसी भी हालत में बस इस चीज को जानना था कि आखिर उस स्टेशन पर है क्या जिसकी वजह से लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है। और इसी चीज को जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब रात काफी हो चुकी थी। फरवरी का महीना चल रहा था। तेज हवाओं की वजह से पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। मैं अपने मामा और मामी के लड़के के साथ बैठकर चूल्हे के पास बैठा हुआ था और इधर उधर की बातें कर रहा था। मेरे दिमाग में उस स्टेशन की बात खटक तो रही थी, मगर मैं जानता था कि अगर मैंने फिर से अपना मुंह खोला तो फिर से मामा जी मेरी बातों से चिढ़ सकते थे। इसलिए मैंने इतनी रात को उसके बारे में दोबारा जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तभी हमारे घर के बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते ही हम जल्दी से बाहर निकले तो हमने देखा कि बाहर की तरफ 2 लोगों की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था। मामा का घर सड़क के किनारे ही बना हुआ था और उन्हें देखते हम तो सहम उठे थे। फिर हमें पता चला कि इन दोनों की डेड बॉडी पारसराज रेलवे स्टेशन के पास मिली थी और इन दोनों का शव बुरी तरह से कटा हुआ है। ये सुनते ही मेरे मामा ने कहा, आज फिर से उसने 2 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो गांव धीरे धीरे खाली हो जाएगा। अब उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग ही हिल गया। तभी मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग उन दोनों लाशों के ऊपर काला कपड़ा लपेट चुके थे और उन दोनों लाशों को एक बार के लिए थोड़ी दूर आगे ले जाकर एक चौराहे पर उतार दिया गया था। पर मुझे नहीं मालूम कि आगे वो लोग क्या करने वाले थे, लेकिन इस गांव की परंपरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफी अलग हैं और मैं जानता था कि गांव के लोगों की सोच थोड़ी पुरानी होती है, इसलिए इनकी इस तरह की हरकतें करना एक आम बात होती है। मगर आज के लिए इतना डरावना नजारा देखना हमारे लिए काफी था। उसके बाद गांव के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया और अब मैं भी अपने कमरे में जाकर
आराम करने लगा था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो एक बार मेरा मन तो किया कि मैं उस पारस राज रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां के नज़ारे को देख सकूं, लेकिन दूसरे ही मन में जब वो रात वाला किस्सा याद आया तो मेरी तो रूह कांप उठी। फिर उसके बाद मैं गांव के लोगों के साथ शमशान घाट गया जहां पर उन दोनों लोगों को आज जलाया जाने वाला था। पर हैरान की बात तो ये थी कि जिस तरफ वो शमशान घाट पड़ता था वहां से बस थोड़ा ही आगे पारस राज रेलवे स्टेशन पड़ता था और ये मेरे लिए भी एक सही मौका था। बस मुझे किसी भी तरह से पारस राज रेलवे स्टेशन पर जाकर ये देखना था कि वास्तव में वहां पर है क्या। खैर जैसे ही हम लोग शमशान घाट में पहुंचे और वहां का क्रियाक्रम आरंभ हुआ तो उससे पहले मैं आगे की तरफ निकल गया। जैसे मैं उस स्टेशन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन दिखने में बहुत ही नॉर्मल था। वहां से काफी ट्रेन भी गुजर रही थी। ऐसे में मुझे उस स्टेशन पर कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि जरूर गांव वालों के अंदर किसी चीज को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ है, इसलिए गांव के लोग अंधविश्वास के कारण भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। फिर मैं उस स्टेशन के एकदम बीच में आ गया और वहां का नजारा देखने लगा। हालांकि वहां पर मुझे कुछ ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे, मगर कुछ इक्के दुक्के लोग थे जो उस स्टेशन पर निगरानी रखने का काम करते थे। अब मैं उनसे इस स्टेशन के बारे में कुछ उल्टा सीधा पूछना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। तो वहां से निकलने से पहले मैंने वहीं पर लगे हुए एक बोर्ड के ऊपर टॉयलेट करना शुरू कर दिया और फिर जाकर मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। लेकिन जैसे मैं वहां से टॉयलेट करके निकला था तो ना जाने क्यों लेकिन मेरे अपने पूरे के पूरे बदन के अंदर एक झुंझुनी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर ठंड से ठिठुर गया था। खैर फिर मैं वहां से निकला और सीधा घर आ गया, लेकिन घर वालों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं आज उस स्टेशन पर जाकर आया हूँ। अगर कोई ये बात जान लेता तो फिर मैं तो पक्का डांट खाता, मगर अब मेरे दिल को एक सुकून सा मिल गया था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भूत प्रेत जैसी चीज सिर्फ सुनने में होती है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। और अब इस चीज को मैं कहीं पर भी प्रूफ करने की हिम्मत रखता था। खैर मुझे प्रूफ करके भी क्या हासिल करना था, इसलिए मैंने अब इस बात को यहीं पर दबा दिया, क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद ही वापस से अपने गांव जाने वाला था। यहाँ के किस्से और कहानी में अपने घर वालों को भी बताने वाला था। उसके बाद रात हुई और रात होने के साथ मेरे पूरे बदन में मुझे दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं काफी सारी मेहनत करके अपने घर पर आया हूँ। मेरे शरीर के हर एक अंग में मुझे दर्द होने लगा था और मुझे आराम की काफी जरूरत थी। और ऐसी हालत में मैं यही चाहता था कि थोड़ी देर अगर मैं सो जाऊं तो बेहतर होगा। फिर मैं थोड़ा बहुत खाना करके अपने कमरे में जाकर लेट गया। अब रात पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। चारों तरफ से सूरज की रोशनी गायब हो गई थी और कीड़े मकोड़ों की चीखने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर के बाद मेरी भी आंख लग गई, मगर फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी कंबल को पकड़कर खींच लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो एक खौफनाक नजारे को देखकर मेरा पूरा का पूरा बदन कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि इस वक्त मैं अपने कमरे में नहीं था। वास्तव में मैं उस पारस राज रेलवे स्टेशन पर लेटा हुआ था और जिस जगह पर मैं लेटा हुआ था वो जगह रेलवे की पटरी थी। यहाँ पर कभी भी ट्रेन आकर मुझे कुचल सकती थी। और तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो भी मेरे साथ साथ रेलवे की उस पटरी के ऊपर गिरा हुआ था। मैं उसके पास जाना तो चाहता था, लेकिन मेरा पूरा शरीर अब काम ही नहीं कर रहा था। और फिर तभी मेरी नजर वहां से ठीक आगे लगे हुए एक सफेद बोर्ड पर गई तो मैंने देखा कि उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। और फिर मुझे याद आया कि ये तो वही बोर्ड था जहां पर मैंने टॉयलेट किया था। दोस्तों ये सब देखते मुझे सब कुछ समझ में आने लगा और तभी मुझे एक तरफ से ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई देने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अगर मैं यहाँ से जल्द नहीं हटा तो फिर ये ट्रेन मुझे कुचल सकती थी। अब मैं अपने आप को वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा शरीर वहां पर जम सा गया था। फिर उसके बाद किसी तरह मैंने मन ही मन अपने भगवान को याद किया और हिम्मत करते हुए मैं उस पटरी के ऊपर से खड़ा हो गया। पहला मिशन तो सक्सेस हो गया था, लेकिन वहां से उठते मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं सारी चीजें भूल गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ
और आखिर इन पटरियों पर क्या कर रहा हूँ। मैं पहले तो तुरंत ही वहां से उठा और उसके बाद उस पत्थर के पास चला गया जहां पर धुआं निकल रहा था, और वहां पर जाकर मैं सिर्फ थोड़ी देरी के लिए इधर उधर देखने लगा और उसके बाद जाकर मुझे हल्का हल्का होश आने लगा। फिर मेरे दिमाग में अब काफी चीजें डबल स्पीड में घूम रही थी। मुझे पीछे की कुछ बातें याद आ रही थी। दरअसल मुझे याद आ रहा था कि मैं खुद ही अपने घर से खड़ा होकर इस स्टेशन पर आ गया था। ना जाने उस वक्त मुझे क्या हुआ था, और तभी मुझे एक हेडलाइट की रोशनी चमकती दिखी और ये रोशनी मेरी आंखों से टकरा रही थी। तभी मैंने देखा कि वहां से फुल स्पीड में एक ट्रेन आ रही थी और पटरी के ऊपर एक आदमी अभी भी लेटा हुआ था। हद तो तब हो गई जब उस ट्रेन की रोशनी से मुझे उस आदमी के साथ साथ करीब 50 लोग उस रेलवे पटरी के ऊपर लेटे हुए नजर आए, और ये सब देखते मेरा तो दिमाग सनक गया था। उसके बाद मैं जोर से चिल्लाते उन लोगों की तरफ भागने लगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से उन सभी की जान बचाना चाहता था। लेकिन तभी उस पत्थर की तरफ से आवाज आई कि ऐसा ही हाल अब तुम्हारा होने वाला है। दोस्तों, ये सुनते मेरे कदम एकदम से रुक गए, और उसके बाद मैंने जैसे पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि वो एक मुस्लिम आदमी था जिसने अपने सर पर सफेद टोपी पहन रखी थी। वो मेरे पीछे खड़ा था। दिखने में वो आदमी बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जिस तरह से वो वहां पर खड़ा हुआ था उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इसमें कुछ तो विशेष है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि मैंने यहाँ पर टॉयलेट करके अच्छा नहीं किया। अब उसकी आंखें लाल होने लगी थी और उसका पूरा का पूरा शरीर कंपन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी फट सकता था। पहले तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, और उसके बाद उस आदमी ने बड़ी भारी आवाज में मुझसे कहा कि तुमने यहाँ पर टॉयलेट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम यहाँ के बारे में जानते नहीं हो। बस मेरे लिए अब इतना ही काफी था, और अब तक मैं समझ गया था कि यहाँ पर एक पिशाच रहता है। मैंने भी इस दौरान अपने कदमों को अपने घर की तरफ मोड़ लिया था। मैं समझ गया था कि यहाँ पर रुकना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए यहाँ से निकलना सही रहेगा। फिर किसी तरह से मैं उस ठंड और कयामत की रात में अपने घर की तरफ भागता जा रहा था। लेकिन मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि वो सफेद टोपी वाला आदमी अभी भी मेरे पीछे भाग रहा था, और अब उसका शरीर बदल चुका था और उसका पूरा शरीर काला काला हो गया था। दिखने में वो कोई जानवर के जैसा लग रहा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह से गांव में पहुंच गया, और गांव के 2 लोग जो अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। फिर मैं भी उनके पास गया और पूरी रात वहीं पर गुजार दी। फिर सुबह मेरे मामा को सारी बातों के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया, और तब जाकर मामा मुझे गांव के एक बाबा के पास लेकर गए। फिर उन बाबा ने हमें फिर से उस स्टेशन पर जाकर उस पत्थर को साफ करने का सुझाव दिया, और साथ ही उस प्रेत से माफी मांगने को कहा। दोस्तों, हमने भी ऐसा ही किया, और उस दिन से मेरे मामा ने मुझे अपने गांव जाने को कहा, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर पहले जो 2 मौतें हमारे मामा के यहाँ पर हुई थी, उन लोगों को याद करके मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।